नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बिहार की है, बिहार की आरा डिस्ट्रिक्ट की। साल 1970। इस कहानी को भेजे हैं अरविंद जी। अरविंद जी की ये कहानी उनके दादाजी की है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अरविंद जी की दादाजी की ही जुबानी, जिनका नाम सहदेव था। दोस्तों, मेरा नाम सहदेव है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 23 या 24 साल की हो गई थी। मेरे शादी के लिए कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। मेरा तो वैसे पहलवानी का शौक़ था। मैं पहलवानी करना चाहता था, लेकिन घर की जीविका चलाने के लिए मुझे काम भी करना पड़ता था। मैं पिताजी के काम में हाथ भी बटाता था। अब रिश्ता तो मेरा आ चुका था, लेकिन मुझे नहीं करना था। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरे घर के लोग सारे कह रहे थे कि कर लो बेटा, कर लो, बहुरिया आ जाएगी तो घर में सभी को आराम रहेगा। देख, तेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, तो शादी करेगा तभी तो बहुरिया आएगी। आखिरकार उनके जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा था। नहीं तो मैं तो रिश्तेदारों से साफ मना कर दिया था कि मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, मैं पहलवानी करना चाहता हूँ। लेकिन जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अब जो रिश्तेदार थे नॉन वेज खाने वाले थे, और मेरे जो पिताजी थे वो कहने लगे कि सहदेव, ऐसा कर, मेहमानों पर जो असर है ना अच्छा पड़ना चाहिए, खाना पीना बहुत बढ़िया होना चाहिए, ताकि ये लोग हमारे जो बाराती जाएंगे उनको भी अच्छा खाना खिलाएं पिलाएं, सेवा भाव करें। अगर हम लोग अच्छा नहीं खिलाएंगे तो क्या खा खिलाएंगे। वो कहने लगे, सहदेव, ये लोग मांस खाने वाले हैं, मटन खाते हैं, तो ये काम करना, जा कर के बाज़ार से 4 किलो मटन लेके आ। अब पिताजी ने मुझे पैसे दे दिए। लेकिन जो बाज़ार था जहाँ मटन बिकता था वो काफ़ी दूर था, और मेरे पास में साइकिल भी नहीं थी कि मैं साइकिल से जा पाऊँ। हाँ, मेरे पास में पिताजी की वो बैलगाड़ी ज़रूर थी। वैसे मैं एक घर में गया था जिनके पास साइकिल थी मांगने के लिए, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया। आखिरकार हमें बैलगाड़ी ही का सफ़र करना पड़ा। मैं जाते जाते 2 बोरी गेहूं का भी लेते गया था कि एक दुकानदार को देना था, वो मांगा था। यानी चलो ये भी काम हो जाएगा मेरा, और मैं उधर से सब्जी भी, मटन जो है, लेते भी आऊँगा। शाम के टाइम तो मैं निकला था, और उस बाज़ार में पहुँचते पहुँचे अंधेरा काफ़ी हो चुका था। लग रहा था कि 7:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। अंधेरा हर तरफ घिर चुका था, और आज वैसे भी काली रात थी, अमावस्या वाली रात थी। मैं उस बाज़ार में जा कर के गेहूं का बोरा वो दुकानदारों को दिया, और फिर मैं वहाँ से जा कर के मटन वाला दुकान पर 4 किलो मटन तुलवाया। वहाँ भी टाइम लग चुका था, क्योंकि जो बकरा था वो कम था। फिर वो काट कूट करके लाया, और उसमें बहुत सारा टाइम ख़राब हो चुका था। जब मैं वहाँ से निकला तो 8:30 का टाइम हो चुका था। मैं जल्दी से वो मटन एक थैले में लिया और अपने थैले में बांध करके बैलगाड़ी के पीछे हिस्से में एक बांस का डंडा जो पीछे सपोर्ट के लिए होता है, उसमें मैंने बांध दिया। और फिर मैं अपने बैलगाड़ी को दौड़ाने लगा था। मैं तेज़ तेज़ चलना चाहता था, ताकि हमारे रिश्तेदार वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे खाने का। अब मैं जल्दी से घर पहुँचूँ, तभी तो ये मटन पक पाएगा। मैं आधा रास्ता पार कर चुका था, और
एक पेड़ के पास में आकर के मेरे जो बैल थे दोनों एकदम भड़क सा गए। वो एकदम उतवाला सा हो गए थे, आगे जाने को तैयार ही नहीं थे, एकदम उनका कदम जैसे रुक गया हो। मैं छड़ी से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो हिल ही नहीं रहे थे आगे के साइड में। वो एकदम भड़के हुए लग रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन बैलों का क्या हो गया। मैं उनको बार बार आगे की तरफ जाने के इशारा कर रहा था, लेकिन वो बैल तो एकदम रुक से गए थे, वो आगे जाने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। और तभी मेरी नज़र बैलगाड़ी के आगे पड़ी। मैं देखा एक सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खुले बाल में मुझे दिखाई पड़ी। चेहरा उसका एकदम चमक रहा था, उस अंधेरी रात में भी कपड़े भी उसके चमक रहे थे, सफ़ेद कपड़े थे। और मैं बड़े ध्यान से देखा कि इतनी रात को ये अकेली लड़की, और ना इसके पास में कोई सामान है ना कुछ है, ये कौन है, कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही है? क्या इसी को जैसे मेरे बैल भड़के हैं आगे लड़की देख करके सफ़ेद कपड़ों में? मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं बैलों को शांत कराते कराते उस लड़की को बोलने लगा, अरे ओ बहन जी, ओ बहन जी, आप गाड़ी के आगे से हट जाइए, मेरे बैल भड़क रहे हैं, आप इधर आ जाइए, पीछे साइड में। मैं बैलों को संभालते हुए उस लड़की को आवाज़ देने लगा। वो लड़की शायद मेरी आवाज़ को सुन लिया था और वो मेरी तरफ बढ़ चुकी थी। जब वो पीछे आ गई तो मेरा बैल शांत हुए थे। अब मैं पीछे की तरफ देख करके कहने लगा, बहन जी, आप इस वक्त कहाँ से आ रही है, कहाँ जाएंगी? रास्ता देख रही हैं कितना सुनसान पड़ा हुआ है, और आप लड़की जात, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैं कहने लगा, बहन जी, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आप किस गांव में जाएंगी और यहाँ पर क्यों आप भटक रही हैं? वो लड़की आप बोलने लगी कि देखो भैया, मैं रास्ता भटक गई हूँ, अब मुझे एक गांव में जाना है। वो गांव का नाम उसने बताया। मैंने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरी गाड़ी पे जल्दी से बैठ जाइए, मुझे भी लेट हो रहा है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। वो गांव मेरे गांव के रास्ते में ही आता है, आप जल्दी बैठिए। मैं उस लड़की को इज्जत देता हुआ आप बोला कि आप पीछे आराम से बैठ जाइए। लड़की जैसे बैठी बैलगाड़ी में, अब बैल तो जैसे स्पीड पकड़ लिए, वो डरे हुए भागते हुए चले जा रहे थे। मुझे तो डंडा भी हिलाना नहीं पड़ रहा था, इतना तेज़ तो पहली बार ये भाग रहे थे, ये बहुत तेज़ तेज़ चल रहे थे। मैं भी उस लड़की से बात करने लगा आगे देखते हुए कि बहन जी, आप कहाँ से आ रही हैं इतने वक्त में? वो कहने लगी कि मैं बाज़ार गई थी कुछ काम से, मैं एक सहेली के साथ में थी, लेकिन वो सहेली कहीं भटक गई और मैं फिर ढूंढ नहीं पाई। फिर मैं अपने गांव वापस लौटने लगी और तब तक अंधेरा हो गया था। वो अपनी कहानी सुनाने लगी थी और इसके बाद वो खामोश हो गई थी। अब मैं अपने बैलों को संभाल रहा था। बैल बहुत तेज़ गति में आगे की तरफ भाग रहे थे, ना तो वो तो गड्ढा देख रहे थे, ना कोई चीज़ देख रहे थे, बस वो दौड़ते जा रहे थे, जैसे लग रहा था उनके पीछे में कोई भूत लगा हो, वो उनको पकड़ लेंगे। ऐसा लग रहा था कि किसी के डर की वजह से ये दौड़ते हुए भाग रहे हैं। अब मैं आगे देखते हुए उस लड़की से सवाल कर रहा था कि बहन जी, आपको अकेले नहीं आना चाहिए था, आप देख रही हैं ना कितना रास्ता सुनसान और ज़माना भी ख़राब है। चलो, आप तो मेरे को मिल गई, मैं आपको सही सलामत आपके घर पर पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी जगह पर कोई और भी मिल सकता था जो आपके साथ में कुछ गलत कर सकता है। मैं उनको समझाने के अंदाज में बोल रहा था और आगे की तरफ बैलों को संभाल रहा था, लेकिन वो लड़की एकदम चुपचाप थी, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बैलों को संभालने में लगा था। मैं सोचा कि शायद लड़की अब कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाह रही है।
बैलगाड़ी मेरी तेज तेज भाग रही थी। और फिर मेरी पता नहीं क्या दिमाग में आया कि एक बार पीछे मुड़ कर के देखूं। और जैसे पीछे मुड़ कर के देखा तो वो मेरी मीट का थैला को खोल चुकी थी और उसमें से मीट निकाल कर के कच्चा ही खा रही थी। मैं तो देख करके एकदम ऐसे ही डर गया था कि इंसान कोई कच्चा मीट खाता है। और मैं कहने लगा, अरे बहन जी, ये कच्चा मीट ये है, आप खाओगे आपका तबीयत खराब हो जाएगा। आइए, मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए लिया है, वो इस मीट का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे घर पर, आप छोड़िए छोड़िए इसको। लेकिन तब तक तो वो आखिरी जो मीट का पीस था वो भी अपने मुंह में गटक गई थी। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन लड़की जात थी, मैं कैसे उसको भला बुरा कहूँ, ये मेरे संस्कार में नहीं था। मैं एकदम उदास लहजों में कहने लगा, बहन जी, आपने मेरा तो काम ही खराब कर दिया। आप बताइए, मेरे मेहमान वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इसी मटन का कि कब बनेगा, कब खाएंगे, तो अब मैं क्या उनको खिलाऊं। लेकिन वो लड़की तो हमारी बात को सुन कर के हंसने लगी। वो एकदम लगातार ठहाका मार के हंसने लगी थी। और जो बैठी हुई थी और वो बैलगाड़ी पर खड़ी हो गई। उसकी हंसी बहुत ही अब खतरनाक सी लग रही थी। उसकी आवाज़ भी भारी हो चुकी थी। हंसते हंसते अचानक उसका हंसी ब्रेक लगा और फिर मेरी तरफ घूरती हुई बोली, देख भाई, तेरा जो ये प्रेम है, व्यवहार है, इससे मैं तेरी को छोड़ रही हूँ। तू एक भला इंसान है, तू लड़की और औरतों का इज्जत करना जानता है, और इसलिए मैं तेरा जान बकस रही हूँ। नहीं तो मेरा इरादा तो कुछ और ही था। मैं तुम्हारे दोनों बैलों को खा जाती और साथ में तुम्हें भी। मेरी भूख बहुत बड़ी है और शुक्र मना कि मैं आज तुम्हें छोड़ रही हूँ, ये तेरा मीट खा करके, इसी में आज मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। लेकिन भाई मेरे, आइंदा अमावस्या की रात को इस रोड पर, इस जगह पर भूल करके भी मत आना। हो सकता है कि मेरी नीयत फिर बदल जाए, मैं अपने आप को फिर रोक नहीं पाऊंगी। अब उसका ये कहना था, अब तो जैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मेरे मुंह से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। एकदम जैसे मेरे को फालिज मार गया हो, लकवा मार गया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। अब बैल जो थे वो दौड़ते हुए जा रहे थे। गाड़ी मेरी तेज तेज गड्ढों को पार करती हुई, पत्थरों को ऊपर जाती हुई दौड़े जा रही थी। बैल वो परवाह ही नहीं कर रहे थे कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाह रहे थे। और वो हमारे ऐसे बैल थे कि बिना चलाए हुए भी घर वो गाड़ी लेके पहुँच जाते थे, इतने ट्रेंड थे वो। अब इतनी बात सुन कर के अब मेरी क्या हालत हुई होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे मुंह से तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और वो जो लड़की थी अब तो बैलगाड़ी से हवा में उड़ गई थी। अब मेरे साथ साथ चलते हुए उड़ती हुई जा रही थी और मुझे बार बार चेतावनी दे रही थी कि देख भाई, आज मैं तुम्हें बकस रही हूँ, लेकिन आइंदा ये गलती मत करना। अमावस्या की रात को इस जगह पर मत आना। वो बार बार यही बात कह कर के और फिर वो अचानक आसमान की तरफ निकल गई थी और फिर मुझे वो दिखाई नहीं दी। मैं कब घर पहुंचा, कब दरवाजे पे मेरी बैलगाड़ी रुकी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं तो जैसे एकदम बेहोशी की हालत में हो गया था। रिश्तेदार मेरे दरवाजे पे खड़े थे। बैलगाड़ी आते ही मेरे पापा आ गए और मेरी हालत देख करके वो भी घबरा गए। वो कहने लगे, अरे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में, क्या हुआ, किसी ने तेरे साथ में कुछ गलत किया है। लेकिन मेरी तो आवाज़ जैसे गायब हो चुकी थी। मुझे तो गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरा बदन थर 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 काँप रहा था डर के मारे में। आखिरकार
मुझे एक खाट पर लिटाया गया और पानी मेरे पिताजी लाए और तब मैं थोड़ा सा पानी पी करके मेरा मन थोड़ा सा हल्का हुआ। लेकिन अभी भी मेरे गले से आवाज़ साफ नहीं निकल रही थी। कुछ देर के बाद में तब मैं अपने पिताजी को सारी हालात बताने लगा। वहीं पर मेरे रिश्तेदार भी थे जो मेरी शादी करने के लिए आए थे। अब मेरी बात सुन करके सब दहल सा गए थे, डर गए थे। वो कहने लगे, अरे बाबा, जब आप लोगों को मालूम था कि उस एरिए में चुड़ैल भूत रहती है तो क्यों गए थे? हम लोग तो जो बनाते हैं वही खा लेते हैं। हमारी बेटी की शादी करनी है, हमें मटन खाने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए थे। वो समझाने लगे थे, लेकिन अब तो जो भी थी गलती हो चुकी थी। अब तो इसे सुधारा नहीं जा सकता था। अब तो जो हो चुका था अब तो वापस नहीं आना था। लेकिन हाँ, इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं कभी भूत प्रेत पर, चुड़ैल पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे इन चीज़ों पर यकीन हो चुका था। और उसके बाद तो बाज़ार भी जाता था तो पहले पता करता था कि अमावस्या तो नहीं है, अमावस्या कब होगी, इस सब चीज़ों का मैं अब जानकारी रखने लगा था। लेकिन उसके बाद में उस लड़की जो चुड़ैल थी, जो मुझे चेतावनी देकर गई थी, वो कभी मुझे नहीं मिली थी। अब मैं उससे कभी मिलना भी नहीं चाहता था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपना स्टोरी है, कोई घटना है, कोई आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी स्टोरी हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।